Hello friends and welcome to the Exams Made Simple and this is Economic Survey Revision। पिछले 3 लेक्चर्स में हमने 6 चैप्टर शुरू कर रिवाइज कर लिए हैं। इस लेक्चर में हम 7th और 8th चैप्टर रिवाइज करेंगे। शुरू करने से पहले 7th चैप्टर में शुरू करूँ उससे पहले मैं आपको 6th चैप्टर की एक छोटी सी टॉपिक बता दूँ। कुछ SSGs के नाम दिए हुए थे और वो कहाँ पे हैं इसके बारे में बताया गया था। तो एक पत्रकार दीदी करके हैं, जैसे झारखंड की SSG है, सेल्फ हेल्प ग्रुप है। प्रेरणा कैंटीन है उत्तर प्रदेश में। पशु सखीज हैं फॉर एनिमल हेल्थ केयर सर्विसेज। आजीविका फार्म फ्रेश ऑनलाइन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन झारखंड में थे। बैंक सखी देवर बेसिकली मैनेजिंग बैंक रश फॉर अवेलिंग कोविड रिलेटेड रिलीफ एंड डीबीटी कैश ट्रांसफर्स, तो ये भी फेमस थे। तो कोविड के दौरान इन कुछ के नाम हैं जो कि आपको बताने ज़रूरी थे। एक दूसरी चीज़, अभी रिसेंटली सेक्टर वाइज जो एम्प्लॉयमेंट है वो कहाँ पे कितना है वो देख लीजिए। पूरे वर्कर्स में मैन्युफैक्चरिंग में 39% सबसे ज़्यादा है। फिर आपका एजुकेशन में 22% सेकेंड हाईएस्ट। फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या जो आपके BPOs हैं, मतलब आउटसोर्सिंग में है, वो आपके 12% है। फिर इसके अलावा हेल्थ में 11% है, ठीक है ना। ट्रेड में 5% है, ट्रांसपोर्टेशन में 4% है, इसी तरीके से कंस्ट्रक्शन में 2% है, फाइनेंशियल सर्विस में 3% है, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। ये 2 चीज़ें बस याद रखनी है। चैप्टर नंबर 7 में आते हैं, क्लाइमेट चेंज एंड एनवायरनमेंट प्रिपेयरिंग टू फेस द फ्यूचर। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत सारे फैक्ट आपको मिलेंगे। सबसे पहले हम 8 मिशंस की बात कर लेते हैं जो नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज के अंदर आते हैं। तो वो 8 मिशंस में पहला है नेशनल सोलार मिशन। इसमें बेसिकली 2022 अक्टूबर तक जो कैपेसिटी थी 61.62 गीगावाट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी थी। नेशनल मिशन फॉर एनहांस्ड एनर्जी एफिशिएंसी हो गई, ये भी एक मिशन है। नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटेट हो गया तीसरा। नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया चौथा हो गया। नेशनल वाटर मिशन 5वां हो गया, जिसमें जल शक्ति अभियान ऑलरेडी चल रहा है, कैच द रेन 2020 चल रहा है। इसके अलावा नेशनल मिशन ऑन स्ट्रेटेजिक नॉलेज फॉर क्लाइमेट चेंज है। नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग हिमालयन इकोसिस्टम चल रहा है। देन नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर चल रहा है। तो ये मिशन आपको याद रखने हैं नाम, ठीक है। नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज की अगर मैं बात करूं तो इसको 2008 में लॉन्च किया गया था और इसके अंदर 8 नेशनल मिशंस हैं। 2008 में स्टार्ट किया गया था और 8 मिशंस भी हैं। इसके अलावा एक नेशनल एडेप्टेशन फंड फॉर क्लाइमेट चेंज बनाया गया था, NAFCC बोलते हैं उसको, नेशनल एडेप्टेशन फंड फॉर क्लाइमेट चेंज। ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, इंप्लीमेंट की जा रही है प्रोजेक्ट मोड में, है ना, याद रखिएगा। इसके अलावा रामसर साइट्स इंडिया की बढ़ा करके 75 हो गई हैं इस समय वर्तमान में। वो सारी साइट्स मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। मैनग्रोव कवर की अगर मैं बात करूं तो कंट्री का मैनग्रोव कवर इंक्रीज हुआ है 2013 के कंपैरिजन में 2021 तक बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। फिर हमारे NDCs यानी कि नेशनली जो डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस हैं 2015 में पेरिस डील के समय हमने दिए थे, जिसमें हमने कहा था कि 2030 तक 40% हम नॉन फॉसिल फ्यूल कर लेंगे। हमने कहा था हम एमिशन इंटेंसिटी जो है GDP की वो 33 to 35% डिक्रीज कर देंगे फ्रॉम 2005 लेवल्स। इसके अलावा हमने कहा था कि हम कार्बन सिंक बनाएंगे 2.5 to 3 बिलियन टन्स का CO2 इक्विवेलेंट के बराबर। इन NDCs को हम अपडेट कर चुके हैं ऑलरेडी, आप सब जानते हैं। हमने पंचामृत टारगेट्स और ये सब दिया था, तो हमने अब कह दिया 40% नहीं, हम 50% क्यूमुलेटिव पावर जो है वो नॉन फॉसिल फ्यूल यानी कि नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज से लेंगे, नहीं लेंगे 50%, बट 40 से बढ़ा करके। फिर हमने जो हमारी इंटेंसिटी थी, पहले हम 33 से 35 बोल रहे थे, अब हम 45% तक डिक्रीज करेंगे बाय 2030। इसके अलावा हमने एडिशनल कार्बन सिंक की बात की है, वो हमने उतनी रखी है, याद रखिएगा 2.5 to 3 बिलियन टन्स, याद रखिएगा। अगला टॉपिक है प्रोजेक्टेड ऑप्टिमल मिक्स ऑफ इंस्टॉल्ड कैपेसिटी फॉर 2930। तो अगर हम अभी पावर का एक मिक्स देखें कितना है, तो सबसे ज़्यादा पावर जो आती है वो आती है आपकी सोलार से इस समय आ रही है। सोलार और कोल लगभग बराबर चल रहे हैं। सोलार से हम 34.28% ले रहे हैं, कोल लिग्नाइट से हम 2930 के लिए हम बता रहे हैं। 2930 के लिए 2029 से 30 के बीच में जो हमारा ऑप्टिमम मिक्स रहेगा एनर्जी का, वो कुछ इस तरीके से रहेगा। अभी का नहीं, अभी तो हम कोल से 60% के आसपास ले रहे हैं, 60-70 ले रहे हैं, ठीक है ना। तो 2029-30 तक हम कोल लिग्नाइट से केवल 32% ले रहे होंगे। सोलार से हम सबसे ज़्यादा 34 ले रहे होंगे। फिर हम ले रहे होंगे विंड से 17%, हाइड्रो से हम ले रहे होंगे 7.46%,
इसके बाद हम ले रहे होंगे बायोमास से 2.32%, गैस से हम 3% ले रहे होंगे, ठीक है ना। तो ये हमको याद रखना है, थोड़ा बहुत दिमाग में रखना है। ग्रीन हाइड्रोजन एक टॉपिक बहुत ज्यादा न्यूज में रहता है। तो गवर्नमेंट ने अप्रूव किया नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, जो कि फैसिलिटेट करेगा डिमांड क्रिएशन, प्रोडक्शन, यूटिलाइजेशन एंड एक्सपोर्ट ऑफ द ग्रीन हाइड्रोजन। याद रखिएगा 2030 तक हम ग्रीन हाइड्रोजन को भी बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करने वाले हैं। अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट आई थी इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी द्वारा, जो कि सजेस्ट करती है दैट कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइजर्स इज क्रूशियल फॉर मेकिंग ग्रीन हाइड्रोजन इकोनॉमिकली वायबल। मतलब इलेक्ट्रोलाइजर की हमको कीमत कम करनी पड़ेगी तभी ये वायबल होगा। तो इलेक्ट्रोलाइजर क्या होता है पहले ये देख लीजिए। इलेक्ट्रोलाइजर एक एपरेटस होता है दैट प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन थ्रू अ केमिकल प्रोसेस। इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस से वो हाइड्रोजन बनाता है, ठीक है ना, यही इलेक्ट्रोलाइजर होता है। इट इज कैपेबल ऑफ सेपरेटिंग द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। इसी तरीके से हाइड्रोजन के भी अलग अलग टाइप होते हैं। ग्रे हाइड्रोजन होता है, ग्रे हाइड्रोजन में जो एनर्जी यूज होती है वो मीथेन या कोल से आती है, ठीक है ना, सोर्स ऑफ एनर्जी मीथेन या कोल होता है, और इसकी टेक्निक भी एसएमआर या गैसिफिकेशन टेक्निक है। ब्लू हाइड्रोजन होता है इसी तरीके से मीथेन या कोल से ही आता है, लेकिन इसमें कार्बन कैप्चर कर लिया जाता है, जो गैस निकलता है उसमें कार्बन कैप्चर होता है। मीथेन का यूज जब आप करते हो तो आपको टर्कॉइज हाइड्रोजन मिलता है, इसमें पायरोलिसिस का प्रोसेस होता है। और ग्रीन हाइड्रोजन में आप रिन्यूएबल एनर्जी का यूज करते हो। तो यहां तो बात हमने की किस तरीके से ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रे हाइड्रोजन, ब्लू हाइड्रोजन, टर्कॉइज हाइड्रोजन होते हैं। अब इंडिया ने ऑलरेडी एक नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन स्टार्ट किया हुआ है, ठीक है ना। तो नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन में बेसिकली जो पॉइंट्स है वो हम एक एक करके बता देते हैं। देखो सबसे पहले कि क्या 2030 तक के लाइकली आउटकम्स हो सकते हैं, क्या क्या आउटकम्स हो सकते हैं। पहला है कि ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन जो कैपेसिटी है एटलीस्ट वो 5 MMT यानी कि मिलियन मीट्रिक टन करनी है पर एनम, ठीक है ना। ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोडक्शन कैपेसिटी करना है एटलीस्ट 5 मिलियन मीट्रिक टन पर एनम। क्यूमुलेटिव रिडक्शन जो करना है फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट में लगभग 1 लाख करोड़ का करना है, और 6 लाख से ज़्यादा जॉब प्रोड्यूस करनी है। रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी का एडिशन करना है लगभग 125 गीगावाट, है ना, एंड अबेटमेंट ऑफ नियरली 5 मिलियन मीट्रिक टन ऑफ एनुअल ग्रीन हाउस गैस एमिशन। तो बहुत सारे हमारे इसके साथ जो नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है उसके पॉइंट्स हैं। इंटरवेंशन में अगर हम बात करें तो ऑब्वियस बात है फाइनेंशियल इंसेंटिव्स दिए जाएंगे, जो भी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग करेंगे इलेक्ट्रोलाइजर्स की या फिर ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेंगे उनको दिए जाएंगे। एंड रीजनल सपोर्ट रीजन्स जो ऐसे जो कैपेबल हैं ऑफ सपोर्टिंग लार्ज स्केल प्रोडक्शन, वहाँ पे हम ग्रीन हाइड्रोजन हब्स डेवलप किए जाएंगे, ठीक है ना। ऑल दीज थिंग्स आर देयर। इसके अलावा R&D, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये और बहुत सारी चीज़ें हैं। एक क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड एक टाइमलाइन भी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे। अगर 1992 की बात करें तो अर्थ समिट हुआ था रियो डी जेनेरो में, ब्राज़ील में, जो कि है UNFCCC इज ओपन फॉर सिग्नेचर अलॉन्ग विद द रियो कन्वेंशन, UNCBD जिसको हम बोलते हैं कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, एंड UNCCD यानी कि कन्वेंशन ऑन डिजर्टिफिकेशन। ये तीनों 1992 में ही साइन हुआ। 1995 में COP1 हुआ था, बर्लिन फर्स्ट COP हुआ UNFCCC का। देन 1997 क्योटो प्रोटोकॉल आया 1997 में टू रिड्यूस द एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। फिर आपका 2001 में माराकेश अकॉर्ड रूल्स आए फॉर इम्प्लीमेंटिंग द क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल को इम्प्लीमेंट करने के लिए माराकेश अकॉर्ड रूल्स 2001 में आए, ठीक है ना। यहाँ पे फंडिंग इंस्ट्रूमेंट, टेक्निकल ट्रांसफर, सब क्योटो प्रोटोकॉल से रिलेटेड डिसाइड हुआ। फिर 2005 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, बेसिकली मॉन्ट्रियल क्योटो प्रोटोकॉल एंटर्ड इनटू फोर्स एंड द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द पार्टीज टुक प्लेस। 2005 में जाकर के मॉन्ट्रियल क्योटो प्रोटोकॉल, बेसिकली MOP1 जिसको बोलते हैं, मॉन्ट्रियल क्योटो प्रोटोकॉल, इट एंटर्ड इनटू फोर्स एंड द फर्स्ट मीटिंग ऑफ पार्टीज टुक प्लेस। 2007 में फिर COP13 आया, बाली रोड मैप फॉर इम्प्लीमेंटिंग द कन्वेंशन थ्रू लॉन्ग टर्म कोऑपरेटिव एक्शन बियॉन्ड 2012। 2012 में CMP यानी कि CMP 8 हुआ, दोहा ने वहाँ पे एक्सटेंड किया क्योटो प्रोटोकॉल टिल 2020 एंड सेट लीगली बाइंडिंग टारगेट्स। फिर इसको 2020 तक के लिए क्योटो प्रोटोकॉल बढ़ाया गया, है ना। ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का है, ठीक है ना, याद रखिएगा। फिर 2013 में COP19 आया, वार्सो अडॉप्टेड ग्रीन क्लाइमेट फंड एंड वार्सो फ्रेमवर्क फॉर REDD प्लस इंटरनेशनल मैकेनिज्म फॉर लॉस एंड डैमेज, ये यहाँ पर डिसाइड किया गया, वार्सो में डिसाइड किया गया था। वार्सो मैकेनिज्म फॉर लॉस एंड डैमेज बोलते हैं इसको, तो ये लिख लीजिए 2013 COP19
वॉर्सो मैकेनिज्म फॉर लॉस एंड डैमेज, मतलब कि जो वल्नरेबल नेशंस है जहाँ पे ज़्यादा लॉस है वहाँ पे उनको डैमेजेस का भरपाई करना पड़ेगा, लोगों को देना पड़ेगा। तो वॉर्सो, याद रखिएगा, वॉर्सो मैकेनिज्म फॉर लॉस एंड डैमेज कहते हैं इसको। COP19 में ही आया था एंड वॉर्सो ने अडॉप्ट किया था ग्रीन क्लाइमेट फंड। हालांकि ग्रीन क्लाइमेट फंड की बात COP ये आपका 2009 कोपेनहेगन से ही शुरू हो गया था, है ना, तो याद रखिएगा। फिर 2015 की अगर हम बात करें तो COP21 आया, जहां पे पेरिस डील हुई 2 डिग्री और 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड पे लिमिट करने की बात। फिर 2021 में COP26 आया, COP26 जिसको ग्लासगो रूल बुक बोलते हैं फॉर इम्प्लीमेंटिंग द पेरिस एग्रीमेंट इज टू बी फाइनलाइज्ड। फिर 2022 में COP27 हुआ, जो शर्म अल शेख इजिप्ट में हुआ एंड इसने भी इस्टेब्लिश किया एक लॉस एंड डैमेज फंड। तो लॉस एंड डैमेज फंड डेवलप किया 2022 में COP27 शर्म अल शेख में, ठीक है ना। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अब हम बात करें अगर कि COP27 जो भी रिसेंटली हुआ इजिप्ट शर्म अल शेख में, उसके क्या की टेक अवेज हैं। तो मेजर टेक अवेज COP27 2022 का पहला है लॉस एंड डैमेज फंड बनाया गया, ठीक है ना, लॉस एंड डैमेज फंड बनाया गया। दूसरा अवेयर यानी कि एक्शन ऑन वाटर एडेप्टेशन और रेजिलियंस लाया गया। इंफ्रास्ट्रक्चर रेजिलियंस एक्सेलरेटर फंड बनाया गया, IRAF बनाया गया। एक ग्लोबल शील्ड प्लान आया है। फिर टेक्नोलॉजिकल मैकेनिज्म आए हैं एंड ग्लोबल ऑफशोर विंड अलायंस बना है। ये सारे आप पहले देख लीजिए, एक एक करके मैं सारे आपको बता भी दूंगा भी, है ना, कि ये मैंने इसलिए बताया कि ये चैप्टर मैंने काफ़ी इलेबोरेट बनाया है, इसमें आपको बहुत सी चीज़ें पता चलेंगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं लॉस एंड डैमेज फंड की। तो लॉस एंड डैमेज फंड बेसिकली वही वाली बात है कि क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट जो कि ऐसी कंट्रीज में हुआ है जो पुअर कंट्रीज हैं, वल्नरेबल कंट्रीज हैं, वहाँ के लाइवलीहुड पे पड़ा है, वहाँ की बायोडाइवर्सिटी पे पड़ा है, उनके कल्चर पे पड़ा है। तो उसके लिए एक लॉस एंड डैमेज फंड बनाया जाएगा, दैट इज फाइनेंसिंग मैकेनिज्म टू कंपनसेट द मोस्ट वल्नरेबल कंट्रीज। जो मोस्ट वल्नरेबल कंट्रीज हैं उनको कंपनसेट करने के लिए बनाया गया है, ठीक है ना। 1990 में एक अलायंस बना था, 1990s में एक अलायंस बना था, अलायंस ऑफ स्मॉल आइलैंड स्टेट बोलते हैं, अलायंस ऑफ स्मॉल आइलैंड स्टेट, जैसे कि आपका वनुआतू आइलैंड हो गया, है ना, तुवालू हो गया, ये सब मिल करके बनाया था इन्होंने, ठीक है ना। तो वहां पे उन्होंने कहा था कि लॉस एंड डैमेज फंड बनाओ, अलायंस ऑफ स्मॉल आइलैंड स्टेट्स ने कहा था। तो उसके तर्ज पे अभी 2022 में जाकर के लॉस एंड डैमेज फंड बना है। दूसरा जो मैकेनिज्म है अवेयर, एक्शन ऑन वाटर एडेप्टेशन और रेजिलियंस। तो अवेयर लॉन्च किया गया अभी 2027 की प्रेसिडेंसी इजिप्ट के बाद जो शर्म अल शेख में थी। तो ये लॉन्च किया गया है विद द पार्टनरशिप ऑफ वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WMO के साथ मिलकर के। अब ये एक इनिशिएटिव है दैट विल चैंपियन इंक्लूसिव कोऑपरेशन टू एड्रेस वाटर रिलेटेड चैलेंजेस। तो ये एक अवेयर जो कैंपेन है, एक्शन ऑन वाटर एडेप्टेशन और रेजिलियंस, ये आया है WMO के साथ मिलकर के और एक इनिशिएटिव है जो कि करेगा बेसिकली क्या, इंक्लूसिव कोऑपरेशन टू एड्रेस वाटर रिलेटेड चैलेंजेस एंड सॉल्यूशंस अक्रॉस द क्लाइमेट चेंज एडेप्टेशन। अब अवेयर बेसिकली एम्स एट कंट्रीब्यूटिंग टू अ सक्सेसफुल आउटकम एट 2023 UN कॉन्फ्रेंस ऑन वाटर। तो अभी 2023 में जो हो भी चुकी है, इनफैक्ट अभी मैंने आपको न्यूज में बताया था एक दिन UN कॉन्फ्रेंस ऑन वाटर हुआ था, तो अवेयर बेसिकली उसमें भी कंट्रीब्यूट करने के लिए लाया गया है। अगला मैकेनिज्म है IRAF यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर रेजिलियंस एक्सेलरेटर फंड। अब इसको लॉन्च किया गया था बाय कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर CDRI एट द इंडिया पवेलियन। ऑब्वियसली बात है, CDRI के बारे में अगर आपको पता हो, कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, तो ये भी एक इंडिया का ही इनिशिएटिव है। इसी के अंतर्गत अब इंफ्रास्ट्रक्चर रेजिलियंस एक्सेलरेटर फंड बनाया गया है जो कि शर्म अल शेख इजिप्ट में आया। IRAF एक मल्टी डोनर ट्रस्ट फंड के रूप में स्टैब्लिश किया गया है विद द सपोर्ट फ्रॉम UNDP यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड UNDRR यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। इन दोनों ने मिलकर के मल्टी डोनर ट्रस्ट फंड बनाया है, ठीक है ना, IRAF के नाम पे। एंड इसको मैनेज कौन करेगा? इसको मैनेज करेगा यूनाइटेड नेशंस मल्टी पार्टनर ट्रस्ट फंड ऑफिस UNMPTFO जो कि न्यूयॉर्क में है, ठीक है ना। इसको सपोर्ट कौन करेगा? इंडिया करेगा, UK करेगा, ऑस्ट्रेलिया करेगा, यूरोपियन यूनियन करेगा। तो ऑल दिस थिंग्स आर देयर। इसका भी बेसिकली मेन एम यही है कि डिजास्टर रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए स्पेशली जो SIDS कंट्रीज यानी कि स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स जो है, SIDS यानी कि स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स, वहाँ पे और ज़्यादा मदद करने के लिए, ठीक है ना। एंड ये लगभग $50 मिलियन इनिशियली 5 सालों के लिए स्टार्ट किया जाएगा, ठीक है ना। एंड इसके फर्स्ट इनिशिएटिव जो सपोर्ट कर रहा है IRAF वो है इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रेजिलिएंट आइलैंड स्टेट्स, मतलब जो आपके स्मॉल आइलैंड स्टेट्स हैं वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है फॉर रेजिलियंस, ठीक है ना।
अब मैंने आपको एक और चीज बताई, शर्म एल शेख में ग्लोबल शील्ड प्लान लाया गया है। तो ग्लोबल शील्ड प्लान क्या है? ये भी एक फंडिंग मैकेनिज्म है दैट प्रोवाइड्स फंडिंग टू द कंट्रीज सफरिंग फ्रॉम द क्लाइमेट डिजास्टर्स। ठीक है ना। इनमें जैसे बेसिकली कोऑर्डिनेटर्स रहेंगे वो G7 रहेंगे एंड V20 ग्रुप रहेगा। वल्नरेबल 20 जिसको बोलते हैं, G7 तो आप सब जानते हैं, V20 यानी कि वल्नरेबल 20, ग्लोबल शील्ड प्लान। ऑब्जेक्टिव वही वाला बात है कि जो प्रोटेक्शन गैप्स बने हुए हैं डिजाइनिंग में, फंडिंग में, फैसिलिटेटिंग इंटरवेंशन, उनको फिल करना है। ठीक है ना, कॉम्प्लीमेंट करना है। एंड पाकिस्तान विल बी अमंग द फर्स्ट रेसिपिएंट्स ऑफ फंडिंग फ्रॉम G7 ग्लोबल शील्ड इनिशिएटिव। अब मैंने आपको बताया एक V20 ग्रुप है। V20 मतलब कि वल्नरेबल 20 ग्रुप है, और वल्नरेबल 20 ग्रुप वॉज स्टैब्लिश्ड विद द इनॉग्रल मीटिंग ऑफ द V20 मिनिस्टर्स ऑफ फिनांस फॉर द क्लाइमेट वल्नरेबल फोरम इन 2015 एट लीमा पेरू। तो लीमा पेरू 2015 में ये वल्नरेबल 20 ग्रुप बने थे। And total members 58 nations are there. India is not a member of V20 group. ये भी याद रखिएगा कि India is not a member of V20 group. ठीक है ना। तो I hope you will remember that also. इसके बाद अगर बात करें, टोटल मेंबर्स 58 हैं, मैंने बता दिया आपको। ठीक है। और UNFCCC ने ये भी कहा है बेसिकली इनको कि 2023 से 27 के बीच में एक जॉइंट वर्क प्रोग्राम स्टार्ट करिए टेक्नोलॉजी मैकेनिज्म के लिए, क्योंकि टेक्नोलॉजी के साथ ही आप बेसिकली इन सब चीज़ों को क्लाइमेट से लड़ सकते हो टेक्नोलॉजी की मदद से। इसके अलावा एक इनिशिएटिव ग्लोबल ऑफशोर विंड अलायंस, ग्लोबल ऑफशोर विंड अलायंस। तो ये बेसिकली ग्लोबल ऑफशोर विंड अलायंस COP27 में नई कंट्रीज जिसमें जर्मनी, जापान, UK, US, ऑस्ट्रेलिया, इन्होंने ज्वाइन किया ग्लोबल ऑफशोर विंड अलायंस टू रैम्प अप द ऑफशोर विंड टू टैकल द क्लाइमेट एंड एनर्जी सिक्योरिटी क्राइसिस। तो ऑफशोर विंड की मदद से विंड एनर्जी प्रोड्यूस की जाएगी और क्लाइमेट और एनर्जी सिक्योरिटी की जो क्राइसिस है उनको दूर किया जाएगा। इसको स्टार्ट किया गया था इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी डेनमार्क ने इसको स्टार्ट किया था, एंड ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल ने मिलकर के इसको स्टार्ट किया था, ग्लोबल ऑफशोर विंड अलायंस। तो जो ऑफशोर विंड होती है ना, ऑफशोर मतलब कि लैंड से आपके जो उधर जाने वाली विंड है, मतलब वाटर की तरफ। तो ऑफशोर जो विंड है वहां पे उसका पोटेंशियल टैप करके एनर्जी सप्लाई करना। ठीक है ना। अब इंडिया ने एक और चीज इनिशिएट की है इसमें, LTLEDS, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया का ये स्ट्रैटेजी है जो शर्म एल शेख इजिप्ट में आया, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, इसको लिख लेना सारे पॉइंट्स ऊपर से अभी तक जितने भी हैं, क्वेश्चन एक ना एक बनेगा इसमें। LTLEDS जो है वो है लॉन्ग टर्म लो एमिशन डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी, लॉन्ग टर्म लो एमिशन डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी। इंडिया की लॉन्ग टर्म लो कार्बन डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी हमने इनिशिएट की शर्म एल शेख में, और इसके एलिमेंट्स क्या क्या हैं। तो पहला जैसे लो कार्बन डेवलपमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम्स कंसिस्टेंट विद डेवलपमेंट, मतलब कि जो हमको इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम बनाने हो लो कार्बन डेवलपमेंट के साथ। देन डेवलप एन इंटीग्रेटेड एफिशिएंट इंक्लूसिव लो कार्बन ट्रांसपोर्ट सिस्टम हमको डेवलप करना जो एफिशिएंट हो, इंक्लूसिव हो, लो कार्बन पे हो। देन प्रमोट एडेप्टेशन इन अर्बन डिजाइन, एनर्जी एंड मटेरियल एफिशिएंसी इन बिल्डिंग्स एंड सस्टेनेबल अर्बनाइजेशन। इसके अलावा प्रमोट करो इकोनॉमी वाइड डिकपलिंग ऑफ ग्रोथ फ्रॉम एमिशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एन एफिशिएंट इनोवेशन लो एमिशन इंडस्ट्रियल सिस्टम। एक ऐसा इंडस्ट्रियल सिस्टम डेवलप करें जो कि लो एमिशन पे काम कर रहा हो। CO2 रिमूवल एंड रिलेटेड इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस, CO2 को रिमूव करने के लिए कुछ इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस निकालने हैं। एनहांसिंग फॉरेस्ट एंड वेजिटेशन कवर, ऑब्वियसली बात है, दैट इज अ की एस्पेक्ट, इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल एस्पेक्ट ऑफ लो कार्बन एमिशन। ठीक है ना। तो ऑल दिस थिंग्स हैव बीन सजेस्टेड बाय इंडिया। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। ये फोटोग्राफ मैंने ऑलरेडी आपको सब बता दिया है, एक बार फिर भी आप देखना चाहो तो आप देख लेना इसमें क्या क्या लिखा है। अब इंडिया के कुछ इनिशिएटिव्स जो इंटरनेशनल लेवल पे हमने लिए हैं, पहला है इंटरनेशनल सोलार अलायंस। आप सबको पता होगा कि इंटरनेशनल सोलार अलायंस लगभग 110 मेंबर्स हैं, जिसमें जो पार्शली या फुल्ली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में आते हैं। ठीक है ना। इंडिया इट अटेंड, जो ISA है, इट हैज अटेंड अ परमानेंट ऑब्जर्वर स्टेटस एट द UN जनरल असेंबली। तो UN जनरल असेंबली में ISA यानी कि इंटरनेशनल सोलार अलायंस को एक परमानेंट ऑब्जर्वर स्टेटस मिल गया है। ठीक है ना, ये भी याद रखिएगा। इसके अलावा इंडिया का एक इनिशिएटिव है CDRI, जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया था अभी। तो कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर इसको बोलते हैं। CDRI को लॉन्च किया गया था हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा एट द यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट एक्शन समिट, जो कि न्यूयॉर्क 2019 में हुआ था। यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट एक्शन समिट में CDRI को इनिशिएट किया गया था 2019 में न्यूयॉर्क में। ठीक है ना।
एंड ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कुछ और चीज़ें हमने की, जैसे कि 31 इसी CDRI के अंदर 31 कंट्रीज, 6 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड 2 ऑर्गेनाइजेशंस दे हैव जॉइंड CDRI एज मेंबर्स, ठीक है ना। इसके अलावा हमने DRI कनेक्ट विच इज़ द नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। DRI कनेक्ट क्या है? नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स है, विच इज़ इनेबलिंग स्टेक होल्डर्स अक्रॉस टू नॉलेज रिसोर्सेज एंड कोलैबोरेटिव अपॉर्चुनिटी। मतलब नॉलेज शेयर करने के लिए, कोलैबोरेशन के लिए हमने DRI कनेक्ट बनाया है, जो कि इसी CDRI के अंतर्गत आता है। इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, ठीक है ना। इसके अलावा हमने इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रेजिलिएंट आइलैंड स्टेट्स, IRIS, इसको लॉन्च किया गया था प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के द्वारा। UK, ऑस्ट्रेलिया, फिजी, जमैका एंड मॉरिशियस मिलकर के किया है। आइरिस क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रेजिलिएंट आइलैंड स्टेट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रेजिलिएंट आइलैंड स्टेट्स, ठीक है ना। दैट इज आई थिंक विच इज इंपॉर्टेंट। इसको लॉन्च किसने किया है? इसको लॉन्च किया है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने, UK, ऑस्ट्रेलिया, फिजी, जमैका, मॉरिशियस ने, ठीक है ना। तो आप याद रखिएगा, दैट इज आई थिंक विच इज इंपॉर्टेंट। इसके अलावा हमने लीड IT ग्रुप बनाया है, लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन, लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन। इट इज लॉन्च्ड बाय इंडिया एंड स्वीडन विद द सपोर्ट ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एट द UN क्लाइमेट एक्शन समिट इन न्यूयॉर्क 2019 में। ये भी 2019 में ही लॉन्च किया गया था। इंडिया एंड स्वीडन ने लीड IT ग्रुप बनाया था, याद रखिए, लीड IT ग्रुप, एज इट इज वन ऑफ द 9 एक्शन ट्रैक्स आइडेंटिफाइड बाय द UN सेक्रेटरी जनरल टू बूस्ट क्लाइमेट एम्बिशंस and actions to implement the Paris Agreement. So basically it is one of the 9 action tracks IT की मदद से, ऑब्वियसली बात है। लीड IT ग्रुप, इंडिया एंड स्वीडन, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम सपोर्ट करेगी। यूनाइटेड नेशन एक्शन समिट इन न्यूयॉर्क, वहां पे इंप्लीमेंट किया गया था, ठीक है ना। अब अगला टॉपिक आया है COP15, जो कि CBD का हुआ। CBD यानी कॉन्फ्रेंस कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ये भी इसका COP15 भी हुआ था, जो कि आपका कहाँ पे हुआ था? मॉन्ट्रियल, कनाडा में हुआ था। एंड ये मीटिंग जो ओरिजिनली शेड्यूल्ड थी, ये 2020 में होनी थी, बट फिर कोविड के कारण ये बार बार आगे बढ़ी, और फिर पहले कुनमिंग चाइना में होने वाली थी, फिर बाद में भी मॉन्ट्रियल में की गई, ठीक है ना। ये भी याद रखिएगा। तो इसलिए यहाँ पे जो फाइनल डॉक्यूमेंट निकला उसको बोलते हैं कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क, ठीक है ना। कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क बोलते हैं। पहले बात तो CBD क्या है, अगर आप देखें तो रियो अर्थ समिट 1992, उसी में यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट जब हुआ था, उसी के साथ UNFCCC और यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन के साथ ये CBD भी आया था 1992 में, ठीक है ना। CBD फोर्स में आ गया था 1993 में। इंडिया इसका पार्टी बना 1994 में। 196 पार्टीज हैं। CBD लगभग यूनिवर्सल है, ठीक है ना, ये भी याद रखिएगा। आउटकम्स अगर हम COP15 की बात करें तो COP जो ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क आया है, उसमें 4 गोल्स हैं, 23 टारगेट्स हैं, 2030 तक का टाइमिंग है। 4 गोल्स, 23 टारगेट्स, 2030 तक का टाइमलाइन है, ठीक है ना। एंड पहले 2010 आईची बायोडाइवर्सिटी टारगेट्स थे, उसको ये रिप्लेस करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट COP15। अब GBF आया है, ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क आया है, 4 गोल्स, 23 टारगेट्स, आईटी टारगेट्स 2020 को ये रिप्लेस करेगा, 2010 को, सॉरी, ठीक है ना। अब इसके बेसिकली टारगेट्स की अगर हम बात करें तो इसमें 2050 विजन है, जिसमें द विजन ऑफ द फ्रेमवर्क इज अ वर्ल्ड ऑफ लिविंग इन हार्मनी विद नेचर, where by 2050 biodiversity is valued, conserved, restored and widely used, maintaining ecosystem services। ये अच्छी बातें, सही बातें लिखी गई हैं। फिर एक 2030 मिशन है टू टेक अर्जेंट एक्शन, एक लॉन्ग टर्म, एक 2030 तक के लिए अर्जेंट है, ठीक है ना। दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। जो प्रेशर आ रहा है बायोडाइवर्सिटी के ऊपर, उसको रिवर्स करना है, रिवर्स द प्रेशर ऑन द बायोडाइवर्सिटी, ठीक है ना। इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ द बेनिफिट्स, यूज ऑफ द है ना, फ्रॉम द जेनेटिक रिसोर्सेज, तो इक्विटेबल शेयरिंग होनी चाहिए। नागोया प्रोटोकॉल में भी यही चीज बोली गई थी, याद रखेगा। सब्सिडीज की अगर हम बात करें तो COP15 एग्रीड ऑन रिड्यूसिंग हार्मफुल सब्सिडीज, तो जो हार्मफुल सब्सिडीज है उसको रिड्यूस करने की एक्सेप्ट किया है COP15 ने। एंड जैसे फॉसिल फ्यूल प्रोडक्शन के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, फॉरेस्ट्री के लिए, फिशरीज के लिए, यहाँ पे जो सब्सिडीज आती है उनको रिड्यूस करना है। पेस्टिसाइड्स एंड हाईली हैजार्डस केमिकल्स की अगर हम बात करें तो COP15 हैज रीच्ड अ कंसेंसस ऑन रिड्यूसिंग द ओवरऑल रिस्क फ्रॉम पेस्टिसाइड्स एंड हाईली हैजार्डस केमिकल्स बाय एटलीस्ट हाफ बाय 2030। तो इसमें याद रखिएगा कि पेस्टिसाइड्स एंड हाईली हैजार्डस केमिकल्स जो है, उनके कारण जो होने वाला जो नुकसान है उसको एटलीस्ट हाफ करना है बाय 2030।
फिर 30-30 टारगेट, 30x30 टारगेट रखे गए हैं। द कॉन्फ्रेंस एग्रीड फॉर अ कमिटमेंट टू प्रोटेक्ट एटलीस्ट 30% ऑफ द वर्ल्ड्स लैंड, ओशन एंड कोस्टल एरियाज बाय 2030। वर्ल्ड का 30% लैंड, ओशन एंड कोस्टल एरिया रिस्टोर करना है 2030 तक, ठीक है ना। फिर फाइनेंशियल पैकेजेस भी हैं जिसमें जो ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क है वो हेल्प करेगा। पहले मतलब $200 200 बिलियन रेज होंगे पर ईयर फ्रॉम ऑल सोर्सेज, डोमेस्टिक, इंटरनेशनल, पब्लिक, प्राइवेट, है ना, टुवर्ड्स इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द नेशनल एक्शन प्लान्स। इसके अलावा ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी जो GEF है, ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी, उसको कहा गया है इट हैज बीन आस्क्ड टू एस्टैब्लिश इन 2023 एंड अनटिल 2030 एक स्पेशल ट्रस्ट फंड बनाने के लिए कहा गया है ताकि GBF का इम्प्लीमेंटेशन हो सके। तो ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी के अंतर्गत ही एक स्पेशल ट्रस्ट फंड बनाया जाएगा जो कि इम्प्लीमेंट कराएगा GBF को, ठीक है ना। एंड फूड वेस्टेज को कम करना है, फूड वेस्टेज को हाफ कर देना है। एक्सटिंक्शन मतलब अनदर गोल है इसका, टू इंश्योर 10-fold रिडक्शन इन द एक्सटिंक्शन ऑफ द रेयर ऑफ स्पीशीज। तो जो रेयर स्पीशीज है उनके एक्सटिंक्शन को कम करना है, कम से कम 10-fold रिडक्शन होना चाहिए, 10 गुना, ठीक है ना। अब इसके अलावा ई वेस्ट मैनेजमेंट के लिए गवर्नमेंट ने नोटिफाई किए थे ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2022। आप सबको पता है इट इज एप्लीकेबल टू एवरी मैन्युफैक्चरर, प्रोड्यूसर, रिफर्बिशर, डिसमेंटलर, रिसाइकलर, जो कि रजिस्टर होंगे CPCB के साथ। CPCB यानी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। शेड्यूल 1 को एक्सटेंड किया गया है। नाउ 106 इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हैव बीन इंक्लूडेड इन दिस। देन मैनेजमेंट ऑफ सोलर फोटोवोल्टाइक मॉड्यूल्स, पैनल, सेल्स आर एडेड इन द न्यू रूल्स। तो नए रूल्स में PV फोटोवोल्टाइक मॉड्यूल्स, पैनल्स भी इंक्लूड किए गए हैं। इसके अलावा प्रोविजन फॉर जनरेशन एंड ट्रांजैक्शन ऑफ EPR सर्टिफिकेट्स, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, उनको इंट्रोड्यूस किया गया है। मतलब EPR सर्टिफिकेट्स का वही ट्रेडिंग वाली बात, ठीक है ना। देन प्रोविजन फॉर इन्वायरमेंटल कंपनसेशन एंड वेरिफिकेशन एंड ऑडिट्स हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड। तो प्रोविजन इंक्लूड किए गए हैं फॉर इन्वायरमेंटल कंपनसेशन एंड वेरिफिकेशन एंड ऑडिट, ठीक है ना। दैट इज अ थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। आप सबको पता है क्रिटिकल मिनरल्स जो हैं, कोबाल्ट, कॉपर, लिथियम, निकल, रेयर अर्थ एलिमेंट्स जो हैं, दे आर क्रिटिकल फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। और आप सब जानते हैं कि जो पुश है वो क्रिटिकल मतलब वो पुश है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ है। इसी कारण से ये जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं प्लस कोबाल्ट, कॉपर, लिथियम, निकल, इन सब की काफ़ी डिमांड बढ़ गई है, ठीक है ना। और इन ऑर्डर टू इंश्योर द मिनरल सिक्योरिटी ऑफ द नेशन, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने क्रिएट किया है एक जॉइंट वेंचर कंपनी जिसका नाम है काबिल, खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड, खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड। एंड इसमें नैल्को, HCL, MECL सब इंक्लूड हुए हैं। एक ये ग्राफ है जिसमें बताया कि किस में कितनी 2019 का ग्राफ है हालांकि, लेकिन अभी भी लगभग वही है कि कॉपर में आप देख सकते हैं जो कॉपर है, लिथियम है, निकल है, कोबाल्ट है एंड रेयर अर्थ एलिमेंट है, कहाँ पे कितना है। जैसे अगर मैं बात करूं कि 2019 में सबसे ज़्यादा कॉपर किसके पास था, तो चिली के पास कॉपर बहुत ज़्यादा है। लिथियम में हाईएस्ट ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है ना। निकल में हाईएस्ट इंडोनेशिया है। कोबाल्ट में हाईएस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है। रेयर अर्थ एलिमेंट में सबसे अधिक चाइना है। तो आप ये देख सकते हैं। अब इस बार के बजट में हमारे क्या प्रोविजन है वो मैं आपको बता दूं। बजट में पहला प्रोविजन है ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम। ये नोटिफाई किया जाएगा इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम, और इट विल बी एम्ड एट इंड्यूसिंग बिहेवियरल चेंज एंड इंसेंटिवाइज इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल एंड रिस्पॉन्सिव एक्शंस बाय कंपनीज, ठीक है ना। दूसरी है PM प्रणाम, यानी कि प्राइम मिनिस्टर प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशन, अवेयरनेस, नरिशमेंट एंड एमिलियोरेशन ऑफ द मदर अर्थ। It aims to incentivize the states and union territories to promote alternative fertilizers and balanced use of chemical fertilizers. Then भारतीय प्राकृतिक खेती बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर बनाए जाएंगे, लगभग 10,000 ऐसे सेंटर सेटअप किए जाएंगे। एंड ये माइक्रो फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स मतलब ट्रांसफर करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। एम ये है कि 3 साल में जो गवर्नमेंट है इट विल फैसिलिटेट 1 करोड़ फार्मर्स टू अडॉप्ट नेचुरल फार्मिंग। एक मिष्टी प्रोग्राम है विच इज मैनग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट एंड टेंजिबल इनकम्स, ठीक है ना। तो मैनग्रोव प्लांटेशन कोस्ट लाइन्स पे, सॉल्ट पैन लैंड्स पे, ये इसका एम है। इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम है, उसको सपोर्ट किया जाएगा। इसके अलावा एग्जेम्प्ट किया जाएगा एक्साइज ड्यूटी ऑन GST पेड कंप्रेस्ड बायोगैस। तो दिस इज इट फॉर दिस लेक्चर, चैप्टर 7। नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर 8, 9 के साथ हम आएंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।